मैं मुबिन अंसारी क्लासेस से बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन चल रहा था इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत, आज हम लोग उसके अंतिम पड़ाव पे हैं। इसके पहले हमने बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ पढ़ लिया था। अब जो है लास्ट टॉपिक है लौकिक साहित्य, अर्थात वे ग्रंथ जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो लौकिक साहित्य में क्या क्या है, तो पहले हम कुछ नाम लिख लेते हैं। लौकिक साहित्य में जो सबसे पहला ग्रंथ है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक। अर्थशास्त्र के बाद है राजतरंगिणी, ठीक, राजतरंगिणी, ठीक। इसके बाद है मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। इसके अलावा है अष्टाध्यायी, ठीक, अष्टाध्यायी, ठीक। इसके साथ साथ मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी। इसके बाद है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, ठीक। तो अन्य ग्रंथ हैं जिन्हें हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हमें क्या जानना है कि इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत में एक तो हमने धार्मिक साहित्य पढ़ लिया था, सारी व्याख्या कर लिया था। अब हमें पढ़ना है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में वे सारे ग्रंथ जिनसे हमें इतिहास की ज़्यादातर जानकारी प्राप्त होती है। अब इसमें हमें पढ़ना है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के बारे में जानना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना चाणक्य ने, ठीक, चाणक्य ने की या कौटिल्य ने, या इसी का इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किसके काल में की थी, तो कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में की थी। तो याद रखना है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक या ग्रंथ की रचना चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में की थी। इससे हमें राज्य की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है, इससे हमें राज्य की उत्पत्ति के विषय में जानकारी मिलती है। तो इससे हमें बताना है कि राज्य की उत्पत्ति के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थात अर्थशास्त्र में बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राजा का राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, उसके साथ साथ राजा के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए ताकि राज्य का भला हो। तो ये सारी बातों का उल्लेख अर्थशास्त्र में है। अब हमें बताना है राजतरंगिणी। दूसरी पुस्तक क्या है, राजतरंगिणी। इसका जो राइटर है वह है कल्हड़, ठीक है, कल्हड़। और इस ग्रंथ से हमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। इससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात यह प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। और किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में लिखा है। किसने लिखा है, कल्हड़ ने लिखा है। इससे क्या जानकारी मिलती है, तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इसी में कश्मीर का एक शासक हुआ था जय सिंह, ठीक है। तो जय सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अर्थात हमें मानना है कि राजतरंगिणी एक पहला संस्कृत साहित्य है जिसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और कहाँ के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो कश्मीर के, ठीक। अब जानना है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस, इसकी रचना किसने की थी, तो विशाख दत्त ने, विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने की, विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस एक जासूसी ग्रंथ है, एक, ठीक, जासूसी ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में मौर्य काल में, नंद का वंश में एक अमात्य था जिसका नाम राक्षस था। तो अमात्य राक्षस के बारे में उल्लेख है, ठीक। अर्थात मुद्रा राक्षस से हमें मौर्यों के बारे में, नंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात हमें ये जानना है कि मुद्रा राक्षस से नंद वंश और मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश का इतिहास या इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसी में बताना है कि मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का बताया गया है। ये नेक्स्ट पॉइंट में ऐड करना है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का बताया गया है। और ये कहा गया है
कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ, ठीक, वृषभ की तुलना की गई, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ कहा गया है। तो हमें लास्ट में बताना है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का बताया गया और साथ ही साथ उसे वृषभ कहा गया। तो इस तरह से पहले हमें 3 ग्रंथों के बारे में लिखते हैं, ठीक, उसके बाद फिर आगे। ठीक, तो हम लोगों ने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लिया, राजा तरंगिणी के बारे में पढ़ लिया, मुद्रा राक्षस के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके बाद कुछ नेक्स्ट पढ़ेंगे अष्टाध्यायी। अब हमें पढ़ना है अष्टाध्यायी और मालविकाग्निमित्रम। तो अष्टाध्यायी के बारे में जानना है कि अष्टाध्यायी पुस्तक ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तो पाणिनि। और पाणिनि क्या थे? एक संस्कृत के महाविद्वान थे। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और इससे हमें इतिहास की बहुत सारी तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें बताना है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ पाणिनि के द्वारा लिखा गया है और ऐसा माना जाता है कि संभवतः पाणिनि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे। तो हमें बस ये जानना है कि अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि की। और ये कैसे पुस्तक है? तो व्याकरण की। किसकी पुस्तक है? व्याकरण। और कैसा व्याकरण? तो संस्कृत व्याकरण, ठीक है। तो बताना है कि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण है जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। इससे भी थोड़े बहुत इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर यहीं पर है मालविकाग्निमित्रम। तो याद रखना है कि इसकी रचना कालिदास ने की है। किसने की है? कालिदास ने। और इससे हमें शुंग वंश, मैंने बताया था इसके पहले, शुंग वंश का एक राजा था जिसका नाम था अग्निमित्र। तो इसमें अग्निमित्र और मालविका, ठीक, मालविका, इन दोनों की प्रेम कहानी का उल्लेख है। इन दोनों की प्रेम कहानी का उल्लेख है। अर्थात हमें ये बताना है कि मालविकाग्निमित्रम नामक जो नाटक है जो कालिदास ने लिखा है, इससे हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोबारा सुनना है कि मालविकाग्निमित्रम किसने लिखी? कालिदास ने। इससे हमें किस काल की जानकारी मिलती है? तो इससे हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें किसके किसके बारे में कालिदास ने लिखा है? तो अग्निमित्र और मालविका, इन दोनों की प्रेम कहानी का उल्लेख है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ठीक। तो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर, जो नेक्स्ट है इसमें पुस्तक है, नेक्स्ट पुस्तक का नाम है चचनामा, ठीक। नेक्स्ट पुस्तक का नाम क्या है? चचनामा, ठीक। तो चचनामा पुस्तक के लेखक के बारे में तो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन ये पता है कि चचनामा ये पुस्तक, इस पुस्तक में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था, इसकी जानकारी मिलती है। तो सिंध पर अरबों, ठीक, सिंध पर अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। मतलब ये बताना है कि चचनामा नामक ग्रंथ है, इस ग्रंथ से हमें सिंध के बारे में जानकारी मिलती है और ये पता चलता है कि सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था। और जब अरबों ने आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का जो राजा था वह नाम था राजा दाहिर, ठीक है। तो ये कहाँ का राजा था? सिंध का। तो हमें यही बताना है कि चचनामा नामक पुस्तक जिससे हमें सिंध के बारे में जानकारी मिलती है और इसी पुस्तक से पता चलता है कि अरबों ने यहाँ पर आक्रमण किया था और यहाँ का जो शासक था राजा दाहिर, वो उस युद्ध में मारा गया। इसी के बाद एक और पुस्तक है जिसका नाम है हर्षचरित। तो हर्षचरित पुस्तक किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने। किसने लिखा है? ठीक, बाणभट्ट ने, ठीक है। तो बताना है कि हर्षचरित पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक से हमें हर्षवर्धन, ठीक, सम्राट हर्षवर्धन के बारे में जानना पड़ेगा, हर्षवर्धन के विषय में और इसके काल में उत्तर भारत की सामाजिक, ठीक, राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हमें बताना है
कि हर्षचरित जो बाणभट्ट ने लिखी थी, बाणभट्ट किसके दरबार में था? तो हर्षवर्धन के दरबार में था। इस पुस्तक से हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ हर्षवर्धन के काल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, अन्य प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, इसी तरह से उत्तर भारत के लगभग ज़्यादातर पुस्तकों को बता दिया। दक्षिण भारत में भी कुछ ग्रंथ हैं जिसे संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य, ये संगम साहित्य कहाँ पे लिखा गया? तो दक्षिण भारत में लिखा गया। कहाँ लिखा गया? दक्षिण भारत। तो संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत के कुछ राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, दोबारा सुनना है कि संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत का इतिहास की जानकारी मिलती है और इससे हमें, ठीक है, दक्षिण भारत की सामाजिक, ठीक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। एक, इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत हमने पूरा कर लिया। दूसरा, हमने इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत को पूरा कर लिया। जो नेक्स्ट पार्ट है, इतिहास जानने में विदेशी यात्रियों के विवरण, तो हमें ये जानना है कि ये 2 क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया ये अलग अलग पूछा जाता है और एक आध बार केवल ये पूछ दिया इतिहास जानने के स्रोत, तो उसमें क्या करना है, थोड़े थोड़े तीनों स्रोतों को मिलाकर पूरा करना है। तो एक तरह से हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हो गए और जो तीसरा पार्ट है वो इसी का एक पार्ट है, लेकिन अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, इतिहास जानने के विदेशी स्रोत। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि इतिहास जानने के स्रोत में विदेशी यात्रियों का विवरण। तो हमें इसमें जानना है कि भारतीय इतिहास जानने में विदेशी यात्रियों में हमें 3 देशों के यात्रियों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है यूनानी यात्री, अर्थात वे यात्री जो यूनान से भारत आए और यहाँ के बारे में कुछ न कुछ बताए, या भारत न भी आए लेकिन यूनान के थे और उन्होंने भारत के बारे में बताया। इसी तरह से चीनी यात्री, तो कुछ ऐसे यात्री जो चीन के थे और उन्होंने भारत के बारे में बताया, और ऐसे ही कुछ क्या है, अरबी यात्री। तो 3 देशों के यात्री जो भारत के बारे में बताते हैं और उनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब सबसे पहले पढ़ना है यूनानी। तो बताना है कि यूनानी यात्रियों में सबसे पहला है टेसियस। सबसे पहला यात्री कौन सा है? टेसियस, जो ईरान का राजवैद्य था, जो ईरान का राज्य वैद्य था। इसने अपनी पुस्तक में, ये भारत तो आया नहीं था लेकिन अपनी पुस्तक में ईरान और भारत के संबंधों के बारे में उल्लेख करता है। दोबारा सुनना है कि टेसियस जो यूनान का एक यात्री था लेकिन ये ईरान का राजवैद्य था, ईरान में अपना राज्यवैद्य कायम करता था, और इसने अपनी पुस्तक में भारत और ईरान के संबंधों का उल्लेख किया। दूसरा जो यात्री है वो हेरोडोटस। हेरोडोटस जिसे इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का, ठीक है, इतिहास का जनक, ठीक, इतिहास का जनक कहा जाता है। और इसी ने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी। तो हेरोडोटस जिसे इतिहास का जनक कहा जाता है, इसी ने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक से भी भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख है। अर्थात इस पुस्तक में भी इसने क्या किया? भारत और फारस के संबंधों का, व्यापारों का उल्लेख किया है। तो ये दूसरा यात्री हो गया। फिर यहाँ से जो नेक्स्ट यात्री आता है उसका नाम है मेगास्थनीज, ठीक, मेगास्थनीज, ठीक। अब मेगास्थनीज के बारे में जानना है कि मेगास्थनीज जो यूनान का शासक सिकंदर और सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, याद रखना है सेल्यूकस, ठीक। तो बताना है कि यूनान का एक शासक सिकंदर जब मर चुका था तो उसके स्थान में शासक कौन बना? सेल्यूकस। पूरा नाम है सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस का क्या था? राजदूत था। और ये भारत किसके काल में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया, ठीक है। ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज जो एक यूनानी यात्री था, जो सेल्यूकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया और यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करके इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका था। पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इस पुस्तक से हमें
मौर्यों के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और मौर्यों के प्रशासन में भी कौन सा प्रशासन, तो नगर प्रशासन। ठीक, मौर्यों के नगर प्रशासन की जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से प्राप्त होती है। और ये पुस्तक में बताता है कि मौर्य काल में नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा चलाया जाता। तो नगर का प्रशासन कितनी समिति द्वारा, तो 6। ठीक, तो 6 समितियों द्वारा नगर का प्रशासन चलाया जाता। और प्रत्येक समिति में, ठीक है, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ठीक, प्रत्येक समिति में कितने के सदस्य होते हैं, तो 5-5 सदस्य हैं। तो इस तरह से कुल कितने सदस्य हो गए, 30। तो बताना है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, जिसमें नगर प्रशासन के बारे में उल्लेख है मौर्यों की, और ये बताता है कि कुल 6 समितियाँ थीं, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। इस तरह कुल 30 सदस्य थे और यही मिलकर के नगर का प्रशासन चलाते थे। तो इस तरह से कुछ प्रमुख जो यूनानी यात्री थे जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि कुछ यात्री और हैं, जैसे पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, फिर टॉलमी, जिन्होंने नेचुरल ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी, तो उनके द्वारा भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर इसी में खाली ऐड कर लेना है कि एक विद्वान क्या है, प्लिनी। एक विद्वान क्या है, प्लिनी। इसके द्वारा भी हमें भारत के भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ है, ग्रंथ का राइटर तो नहीं है, बस है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ठीक, इस पुस्तक से भी हमें भारत और यूनान के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारे यूनानी यात्री हो गए जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, तो यूनानी के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब चीनी यात्री। तो हमें बताना है कि चीनी यात्री जो भारत आए थे उनसे भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। चीनी यात्रियों में 3 प्रमुख यात्री हैं जो भारत आए थे, जिनमें एक तो है फाहियान। ठीक, फाहियान या फाहियान। दूसरा है वेनसांग। ठीक, दूसरा क्या है, वेनसांग। और तीसरा एक है इत सिंह। ठीक, इत सिंह। तो चीनी यात्रियों में 3 प्रमुख हैं। यात्री तो और भी आए थे, लेकिन ये 3 प्रमुख हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अब फाहियान, तो फाहियान के बारे में जानना है कि फाहियान गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात जिसे हम चंद्रगुप्त सेकंड कहते हैं। तो फाहियान जो कि चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया। ध्यान सुनना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया और लगभग कहा जाता है कि 14-15 साल तक यहाँ रहा। और रहने के बाद उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फो क्यों की, और कहीं पे आता है फो सी क्यू। तो बस हमें जानना है फो क्यों की नामक पुस्तक है। और ये इस पुस्तक में गुप्त काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। और ये बताता है कि भारत में लेन देन की जो सबसे प्रचलित मुद्रा थी, लेन देन की प्रचलित मुद्रा क्या थी, कौड़ी। ठीक, याद रखना, नहीं कहते हैं कौड़ी मतलब 1 कौड़ी 2 कौड़ी, लोग बोलते हैं ना कि 2 कौड़ी की औकात। तो फिलहाल में हमें जानना है कि प्रश्न आ सकता है कि कौड़ी का प्रचलन किस काल में था, तो गुप्त काल में। लेकिन ये बात कौन बताता है, तो फाहियान। ठीक, अब इसके बाद जानना है वेनसांग। तो वेनसांग लगभग 7वीं सदी में, और जानना है किसके काल में, तो एक राजा हुआ हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन के काल में, वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आता है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 6 वर्ष अध्ययन करता है। कितने वर्ष, 6 वर्ष अध्ययन करता है। और उसके बाद इसने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सी क्यों की।
ठीक, सी क्योंकि इस पुस्तक में ये बताता है कि इसने 138 देशों की यात्रा की थी, 138 देशों की यात्रा की थी। इसीलिए वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, तो बताना है कि वेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में आया, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, सी यू की नामक पुस्तक लिखा, 138 देशों की यात्रा का विवरण करता है, बताता है, और इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और इसने अपनी पुस्तक में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, खास करके हर्षवर्धन के काल की स्थिति का उल्लेख करता है। अब हमें जानना है इत सिंह, तो पहले ये 2 पॉइंट लिखते हैं, इसके बाद बताते हैं। ठीक है, चलो अब देखना, तो हमने फाहियान पढ़ लिया, वेनसांग पढ़ लिया, अब पढ़ना इत सिंह। अच्छा, एक चीज़ में ध्यान रखना है, ध्यान सुनना, जो लिखा ना सी क्योंकि, तो कई जगह पे सी यू की होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ना सी क्योंकि, या कई जगह मिलता है सी यू की, तो एक ही बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब बताना इत सिंह, तो इत सिंह 7वीं सदी में, ठीक, 7वीं सदी में भारत आया था। ठीक, ध्यान रखना पहले कि इत सिंह 7वीं सदी में भारत आया था, और ये भारत आकर के एक तो नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला, ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ साथ उस समय, मतलब 7वीं समय की भारत की दशा के बारे में उल्लेख करता है। ठीक, हमें बताना है कि इत सिंह 7वीं सदी में भारत आया, और उस समय की नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, और साथ ही साथ उस समय की भारत की दशा के बारे में बताया। तो इस तरह से इन चीनी यात्रियों से भी हमें भारत की जानकारी प्राप्त होती है। अब हमें अंत में जानना है क्या, अरबी यात्री। लिख लिया, बस केवल इतना बताना है कि 7वीं सदी में भारत आया, 2 विश्वविद्यालय के बारे में बताता है, और उस समय भारत की दशा क्या थी इसके बारे में बताता है। अब हमें जानना है क्या, अरबी यात्री। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक क्या है, अरबी यात्री। अरबी यात्री में हमें पढ़ना है कि अरब के भी कुछ प्रमुख यात्री आए थे जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। सबसे प्रमुख व्यक्ति का नाम है अल बरूनी या अल बिरूनी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था, तो ख्वारिज्म का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, ख्वारिज्म। ख्वारिज्म कहाँ पे है, तो उज़्बेकिस्तान। कहाँ पे है, ठीक, उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि अल बरूनी ख्वारिज्म का रहने वाला था, और महमूद गजनवी, ठीक, महमूद गजनवी, ये क्या हो गया, ठीक, महमूद गजनवी। तो बताना कि अल बरूनी जो कि ख्वारिज्म का रहने वाला था, और ख्वारिज्म कहाँ है, उज़्बेकिस्तान में है। ये महमूद गजनवी जो कि एक प्रमुख तुर्की सुल्तान था, इसके काल में ये भारत आया। इसके काल में ये कहाँ आया, भारत, अर्थात अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। भारत कब आया, तो याद रखना है 11वीं सदी में आया। कौन सदी में आया, 11वीं सदी में आया। और भारत आने के बाद भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, और जानकारी प्राप्त करने के बाद इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद। ठीक, किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद। और इस पुस्तक में कुल 80 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, ठीक, 80 अध्याय हैं। और इस पुस्तक से हमें भारत के बारे में, और भारत में क्या क्या, भारत के धर्म के बारे में, भारत के कानून के बारे में, भारत की ज्योतिष के बारे में, ठीक है, भारत के खगोल विज्ञान, इन सब के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। और उसके साथ साथ इस पुस्तक में भारत की संस्कृति की तुलना अन्य देशों की संस्कृति से की है। तो यहाँ बताना है कि अन्य देशों की संस्कृति की तुलना, अन्य देशों की संस्कृति की तुलना। तो ये बताना है कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में
भारत के साथ अन्य देशों की संस्कृति की तुलना की है। तो इस तरह से अल बरूनी इतनी सारी जानकारियाँ हमें भारत के बारे में प्रदान करता है। अरब से आने वाले यात्रियों में कुछ और भी यात्री हैं, जिनमें एक यात्री का नाम जिसका नाम है मीर मोहम्मद मासूम। ठीक, मीर मोहम्मद मासूम। इसने जो एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तारीख ए मासूमी या मसूमी। ठीक है, तो बताना है कि एक अरबी यात्रियों में एक दूसरा अरबी यात्री आया जिसका नाम था मीर मोहम्मद मासूम, जिसने तारीख ए मासूमी नामक ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ से हमें सिंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात इस पुस्तक से हमें जानकारी किसकी मिलती है? सिंध के बारे में मिलती है। और ये इससे भी पता चलता है कि भारत पर या सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था। ठीक, और इसके साथ साथ अरब से आने वाले यात्रियों में अल मसूदी, सुलेमान जैसे कुछ यात्री थे, इन्होंने भी भारत के बारे में बताया था। तो इस तरह से ये पूरा जो टॉपिक था इतिहास जानने का स्रोत, ये आज कंप्लीट हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चे देखने वालों को तो ज़्यादा होता है लेकिन लाइक कम होता है। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाने का काम करें, ताकि मैं और दोगुने उत्साह के साथ अलग अलग विषयों की भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।